नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कहानी अजनबी, जिसकी लेखिका हैं अमृता प्रीतम जी। न जाने क्यों लोकनाथ को अपने जीवन की हर बात किसी न किसी जानवर की सूरत में याद आती थी। बचपन के कितने ही पल एक अघाई हुई बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करते हुए उसके पास से गुजर जाते थे। इन पलों को जैसे उसकी माँ ने अभी अभी दूध से भरी कटोरी पिलाई हो और उसके भूरे झबरेले बालों को उसके बाप ने जैसे अभी अभी अपने हाथों से सहलाया हो। लोकनाथ का छोटा भाई प्रेमनाथ अब नेवी में था। इकहरे बदन का खूबसूरत सा नौजवान, पर छुटपन में वह पढ़ाई में भी उतना ही कमजोर था जितना कि वह शरीर से दुबला था। लोकनाथ जब उसे पढ़ाने के लिए कभी अपने पास बिठाता था तो किताब के अक्षरों पर सिकुड़ी हुई उसकी आंखें कई बार अचानक सहमते से फैलकर लोकनाथ का चेहरा ताकने लगती थीं। और फिर जब लोकनाथ उसे दिलासा देता था तो जैसे मिन्नत सी करती हुई उसकी आंखें पिघलने लग जाती थीं। और अब नेवी का अफसर बनकर वह नए नए बंदरगाहों पर जाता था और वहां से तस्वीरें खींचकर लोकनाथ को भेजता था, तो लोकनाथ को उसके साथ बिताए हुए पलों की याद ऐसे आती थी जैसे एक छोटा सा पिल्ला पूंछ हिलाते हुए अपनी गीली जीभ से उसकी तली को चाटने लगा हो। उसने किसी राजनीतिक पार्टी में कभी दखल देना नहीं चाहा था, पर अनुभवों की भूख कई बार उसे मीटिंगों में ले जाती थी। वह नहीं जानता कब खुफिया पुलिस ने अपने कागजों में उसका नाम दर्ज कर लिया था और उसके बारे में अपनी लंबी चौड़ी राय बना रखी थी। उसकी डिग्रियों से घबराकर जब कभी कोई सरकारी दफ्तर उसे नौकरी का वचन देता तो पुलिस की यही लंबी चौड़ी राय उस वचन को एक ही झटके में तोड़कर रख देती। अब जबकि लोकनाथ एक कॉलेज का प्रोफेसर था और अपने लिए उसने एक निश्चित स्थान बना लिया था, तो कई परेशान लम्हों की याद उसे उन चीलों और बंदरों की सूरत में याद आती थी जो न जाने कहां से आते थे और उसके हाथों को खरोच कर रोटी का टुकड़ा छीन कर ले जाते थे। सरकारी दफ्तरों की ढीली रफ्तार उसे केचुओं सी लगती। किसी भी काबिलियत के रास्ते में पेश आने वाली ईर्ष्या उसे सांप की तरह फुंकारती सुनाई देती। कईयों की ईर्ष्या और जलन को उसने अपने शरीर पर झेला था, भैंसे के सींगों की तरह। अपने सगे संबंधियों के फजूल उलाहनों और रूठने के पल उसे अलमारी में घुसे हुए चूहे मालूम होते थे जो कीमती कागजों को कुतरते चले जाते हैं। लोकनाथ को अपनी बीवी बहुत पसंद थी। इस बीवी को लोकनाथ का दिल कहता था कि उसने किस्सा कथाओं के इश्क से भी ज्यादा इश्क किया था। उसके साथ बिताई और बीत रही घड़ियां लोकनाथ की नजर में ऐसे थीं जैसे नन्ही नन्ही चिड़ियां उसके आसपास चहकती हों, जैसे कुंजों की एक कतार बादलों को काटकर गुजरी हो, जैसे घुग्गियों के कुछ जोड़े उसकी खिड़की में आकर बैठ गए हों, जैसे सुग्गों का एक झुंड उसके आंगन के पेड़ पर आ बैठा हो। अपनी बीवी के खत और बीवी के नाम लिखे हुए अपने खत लोकनाथ को हमेशा उन कबूतरों से लगते थे जो किसी दीवार की ओट में घोंसला बनाने के लिए तिनके जोड़ते रहते हैं। विवाह से पहले लोकनाथ अपनी बीवी को उसके जन्मदिन पर एक किताब भेंट किया करता था। विवाह के बाद हर साल उसके जन्मदिन पर उसके होंठ चूमता था और कहता था, मेरी उम्र का यह साल एक किताब की तरह तुम्हारी नजर। इस तरह लोकनाथ अपनी बीवी को अब तक अपनी उम्र के 25 साल 25 किताबों की तरह सौगात में दे चुका था। उसे यकीन था कि उसके जीते जी उसकी बीवी का कोई ऐसा जन्मदिन नहीं जाएगा जबकि वह अपनी जिंदगी का कोई साल एक खुली किताब की तरह उसे भेंट नहीं करेगा। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था। 22 साल पहले की बात है। एक सुबह लोकनाथ चारपाई से उठा तो उसका बदन तप रहा था। रात को वह अच्छा भला सोया था। गरी वाला एक केक लाकर उसने अपनी अलमारी में रखा था। इस बार न जाने कैसे उसकी बीवी को अपना जन्मदिन याद नहीं रहा था। शायद इसलिए कि उसकी एक बहुत पुरानी सहेली कई सालों बाद उस दिन विदेश से लौट रही थी और उसने उसे मिलने के लिए जाना था। लोकनाथ ने सुबह अपनी बीवी को चौंकाने के लिए केक लाकर अलमारी में छिपा दिया था, पर सुबह जब वह उठा तो उसके माथे में जोरों का दर्द हो रहा था। बीवी के साथ उसने चाय भी पी और केक भी खाया, उसे चौंकाया भी, उसके होठ चूमकर उसे अपनी उम्र का एक साल किताब की तरह सौगात में भी दिया।
पर उसके बाद वह सारा दिन चारपाई से नहीं उठ सका। उस दिन वह सोच रहा था कि जो किताब एक बार उसने अपनी बीवी को दी थी, उस किताब का एक पन्ना उसमें से फटा हुआ था। उस रात वह फटा हुआ पन्ना किसी जानवर के टूटे हुए पंख की तरह उसकी छाती में हिलता रहा। लोकनाथ की जिंदगी के कुछ पल मासूम उड़ते परिंदों की तरह थे, कुछ पालतू परिंदों की तरह और कुछ जंगल के जानवरों की तरह। पर किसी पल से वह कभी डरा नहीं था, चौंका भी नहीं था। पर एक लोकनाथ की जिंदगी में एक वह घड़ी भी आई थी, मुश्किल से 15 मिनटों के लिए, जो एक बार एक चमगादड़ की तरह उसके मन में चली आई थी। और बेशक होश हवास की सारी खिड़कियां खुली थीं, पर वह घड़ी एक अंधे चमगादड़ की तरह बार बार दीवारों से टकराती रही थी और बार बार लोकनाथ के कानों पर झपटती रही थी। लोकनाथ ने घबराकर कानों पर हाथ रख लिए थे और कुछ मिनटों के लिए उसे आवाजें सुनाई नहीं दी थीं, उसकी जमीर की आवाज भी नहीं। पर एक आवाज थी जो उस समय भी कनपटियों में उसे सुनाई देती रही थी, और खून की इस आवाज से छुटकारा पाने के लिए उसने 22 साल बीत गए थे। पर वह घड़ी, मुश्किल से 15 मिनटों की वह घड़ी, लोकनाथ को जब कभी याद आ जाती, याद नहीं आती थी, बल्कि चमगादड़ की तरह उसके सिर पर उड़ती थी, तो लोकनाथ घबरा कर उसे जल्दी बाहर निकाल देने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता था। इस चमगादड़ जैसी घड़ी के आने का कोई समय नहीं था। कभी फ्रायड के पन्ने उलटते हुए वह अचानक आ जाती थी, तो कभी किसी खूबसूरत कविता को पढ़ते हुए भी वह दिखाई दे जाती। एक बार अपने नए जन्मे बेटे की गर्दन में से दूध की महक सूंघते हुए भी लोकनाथ को वह चमगादड़ की घड़ी दिखाई दी थी। और आज जब लोकनाथ की बड़ी बेटी सुचेता मायके में प्रसूत काल काट कर ससुराल जाने लगी थी और नन्हे से बालक को झोली में लेकर जब उसने अपने बाप से मिन्नत की थी कि उसकी छोटी बहन रीता को वह कुछ दिनों के लिए उसके साथ ससुराल भेज दें, क्योंकि उसका छोटा सा बालक शायद उससे अकेले न संभले, तो लोकनाथ के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। एक चमगादड़ उसके सिर पर मंडराने लगा था। आंगन में बैठी उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसे लेने आया उसका खाविंद, झोली में पड़ा बच्चा, कुछ दूर तक बैठी उसकी दूसरी बेटी, आंगन में कैरम खेल रहा उसका बेटा, सारे के सारे जैसे ओझल हो गए। होश हवास की सारी खिड़कियां खुली थीं, पर एक अंधा चमगादड़ दीवारों से सिर पटक रहा था, लोकनाथ के कानों पर झपट रहा था, और लोकनाथ उसे जल्दी से बाहर निकाल देने के लिए अपने मन की चारों नुक्कड़ों में दौड़ने लगा। यह चमगादड़ एक स्मृति थी। बात 22 साल पहले की थी। लोकनाथ के घर जब पहला बच्चा हुआ था, यही सुचेता। लोकनाथ की बीवी बेहद कमजोर हो गई थी। अपनी बीवी को मायके से अपने घर लाने की जगह वह उसे पहाड़ पर ले गया था। छोटा सा बच्चा न उससे संभल पा रहा था, न उसकी बीवी से, इसलिए वह अपनी बीवी की छोटी बहन को भी अपने साथ पहाड़ पर ले गया था। 15 सालों की वह उर्मी उसे बिल्कुल अपनी बहन सी दिखाई देती थी, या अपनी बेटी की तरह, जो कुछ सालों बाद उसी की उम्र की हो जानी थी। कई बार बच्ची जब सो रही होती थी तो उर्मी को घुमाने के लिए वह अपने साथ ले जाता था। उसकी बीवी अभी चल नहीं सकती थी। कहीं कहीं चीड़ के पेड़ों के नीचे झरे हुए तिनकों की तहें बैठ जाती थी। उर्मी दौड़ पड़ती थी तो लोकनाथ उसे फिसलने से बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता था। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि इस उर्मी को उसके हाथों कभी ठेस भी लग सकती थी। एक बार सैर के लिए जाते वक्त उसने अपनी बच्ची की गर्दन को चूमा। सो रही बच्ची में से सौंफिया, दूध और पाउडर की अजीब सी गंध आ रही थी। बच्ची की मां भी बच्ची के पास लेटी हुई थी। लोकनाथ ने उसके कान के पास होकर धीरे से अपने होठ छुआए तो बच्ची वाली गंध उसे अपनी बीवी के बालों में से भी आई। और फिर उसी दिन की बात है, सैर करते हुए जब उसने उर्मी का हाथ पकड़कर उसे फिसलती चढ़ाई पर चढ़ने के लिए सहारा दिया, तो उसके कंधे को छूती हुई उसकी सांस में से भी वही गंध आई। लोकनाथ अपनी बीवी को मजाक करता आया था और उर्मी से भी बोला, बेबी का सौफिया दूध, लगता है तुम दोनों को भी अच्छा लगने लगा है। इसके आगे लोकनाथ को नहीं मालूम कि क्या कैसे हुआ।
एक गंध थी जो उसके गले सिमट आई थी, सौंफिया दूध की, पाउडर की, गुदाज चमड़ी की, औरत के अंगों की और चीड़ के पेड़ों की। और लोकनाथ को लगा कि जंगल की खुली हवा में भी उसका दम घुट रहा है। और फिर यह गंध कुहासे की तरह उठी और उसके गले से होकर माथे में छा गई, और फिर सारे चेहरे उस कुहासे की ओट में छिप गए। उर्मी का चेहरा, उसकी बीवी का चेहरा, उसकी बच्ची का चेहरा। चेहरों का एहसास होता था पर पहचाने नहीं जाते थे। फिर लोकनाथ को लगा कि दूर पास कहीं कोई बस्ती नहीं थी। जहां तक नजर जाती थी वहां तक सिर्फ खंडहर ही थे। फिर किसी खंडहर में से चमगादड़ों की एक तेज गंध उठी और उसके सिर में छा गई। फिर उसे लगा कि किसी दीवार की ओट से निकलकर एक चमगादड़ उसके कानों पर झपटने लगा था। उसने घबराकर दोनों हाथ कानों पर रख लिए थे। कुछ मिनटों के लिए उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी, जमीर की आवाज भी नहीं, पर एक आवाज उसे अब भी सुनाई दे रही थी। सुनाई कानों से नहीं दे रही थी, बल्कि खून की हर एक बूंद से उठ रही दिखती थी। यह जैसे एक बहुत बड़ी साजिश थी। जमीर की आवाज के खिलाफ खून की आवाज की साजिश थी। चेहरे की हर इंसान के खिलाफ एक बूंद की साजिश थी। जंगल की खुली हवा के खिलाफ एक गंध की साजिश थी। हर आबादी के खिलाफ हर खंडहर की साजिश थी। लोकनाथ किसी की कोई साजिश न समझ सका। 15 मिनटों का वह समय जब उसकी उम्र से टूटकर एक अंग की तरह दूर जा पड़ा, तो लोकनाथ को लगा कि उसकी सारी जिंदगी अपाहिज बनकर रह गई थी। उस शाम जब वह घर लौटा, उसकी बीवी के कमरे में जो मोमबत्ती जल रही थी, लोकनाथ को लगा उस मोमबत्ती की लपट उसके चेहरे की तरफ देखकर थरथराती हुई जैसे जल्दी से बुझ जाना चाहती थी। जब रात घिर आई तो अंधेरा लोकनाथ को अच्छा लगा, पर फिर उसे लगा कि एक अंधेरा उसकी छाती में घिर आया था। अंधेरे का एक टुकड़ा रात के अंधेरे से टूटकर अलग जा पड़ा था। रात का अंधेरा तालाब के पानी की तरह ठहरा हुआ था, जिसमें से एक गंध उठ रही थी। उस रात लोकनाथ को कितने ही ख्याल आए। उसे लगा कि सारे ख्याल इस तालाब में तैरते हुए मच्छरों जैसे थे। दूसरे दिन वह पहाड़ से लौट आया था। उर्मी को उसके माँ बाप के पास छोड़ आया था, और फिर उर्मी को उसके विवाह के दिन एक बार भरे आंगन में मिलने के सिवा वह कभी नहीं मिला था। यह एक माफी थी जिसे वह सारी उम्र अपने को गैर हाजिर रखकर उर्मी से मांगता रहा था। पापा जी, सुचेता ने एक मिन्नत से लोकनाथ की खामोशी तोड़नी चाहिए और धीरे से बोली, आप क्या सोच रहे हैं पापा? वैसे मैं जानती हूं आप ना नहीं करेंगे। क्या? लोकनाथ ने हैरान होकर अपनी बेटी की तरफ देखा। यह बेटी उसे बहुत प्यारी थी। उसकी बात उसने कभी नहीं टाली थी, पर वह हैरान था कि अगर कोई होनी वक्त के साथ मिलकर एक साजिश करने लगी थी, तो उसकी बेटी को इस साजिश की समझ क्यों नहीं लग रही थी। रीता को कुछ दिन मैं अपने साथ ले जाऊं? यह सोनी मुझसे संभलती नहीं, सुचेता फिर कह रही थी। साथ में मां ने भी हामी भरी। 1 महीने तक रीता का कॉलेज खुल जाएगा। यही छुट्टियों का 1 महीना ही है। 1 महीना ही सही। राजेंद्र भी जोर डाल रहे हैं। राजेंद्र बड़ा होनहार है, लोकनाथ को ख्याल आया, और फिर अपने जमाई के चेहरे की तरफ देखते हुए उसे लगा कि कोई होनी एक पागल कुत्ते की तरह है। इस अच्छे लड़के को काटने के लिए तिल मिला रही थी। वह तनकर खड़ा हो गया, ऐसे जैसे वह उसे पागल कुत्ते से बचा सकता था। मैं अगले महीने खुद आकर रीता को छोड़ जाऊंगा, राजेंद्र ने धीरे से कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, लोकनाथ ने जरा सख्ती से कहा। सबने घबराकर पहले लोकनाथ की ओर देखा, फिर एक दूसरे की ओर, ऐसे जैसे उन्होंने लोकनाथ की आवाज नहीं सुनी थी, किसी बड़े अजनबी की आवाज सुनी थी। मुझे आशा है आपने आनंद लिया होगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।